So here is Shika and I hope you all are doing great. So basically today we will going to discuss the RDS topic. Okay, so I'm here so that we can discuss the RDS topic, that how we can use this concept in the industries. Plus we'll also going to see that what could be the advantages plus disadvantages of the RDS, and we'll also going to see that how we can use the database under the RDS. So we're going to cover up all these things today. And one more thing that I would like to discuss with you, that maybe you all are worried about that I'm here and I'm going to discuss all these things in English only. So basically we're going to cover up the whole class in Hindi so that you can understand and we can connect each other by heart to heart. Okay. One more thing, that with me Sanjay is also there, that he will also going to discuss on the RDS topic and he'll make you understand regarding the RDS topic very carefully and very clearly. So let's discuss the class. So let's we start. What is the RDS, right? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज द RDS. बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे जो फ्रेशर्स भी हैं, वर्किंग पीपल्स भी हैं, डेटाबेस पे काम भी कर रहे हैं, RDS पे भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी. बट ये वीडियो सिर्फ कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी RDS पे काम कर रहे हैं उन्हें कुछ RDS में एक्स्ट्रा जानना है. ये उनके लिए भी है, साथ में उनके लिए भी है जो RDS पे काम नहीं कर रहे, कोई सी दूसरे डेटाबेस सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, लाइक ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस सेटअप करके काम कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट्स हैं. और प्लस जो फ्रेशर्स हैं, राइट, जो अभी डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें डेवऑप्स के साइड मूव करना है, और डेवऑप्स के अंदर जब वो AWS लर्न करते हैं और AWS के अंदर आपका RDS टॉपिक आता है, तो RDS तो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं फ्रेशर्स के साथ एक पॉइंट बहुत ज़्यादा दिमाग में डाउट्स होता है कि एक्चुअली RDS है क्या, इसका बेस क्या है, राइट, इसको इंडस्ट्री में लाने का क्या बेनिफिट्स है. कहीं ना कहीं वो लोग बंदे कंफ्यूज रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सबसे मेन रीजन ये कि डेटाबेस फंडा उनका क्लियर नहीं कि एक्चुअल डेटाबेस क्या होता है. क्योंकि RDS आपका पूरा का पूरा पार्ट ऑफ द डेटाबेस है, तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले डेटाबेस पार्ट को कवर करूंगा कि डेटाबेस एक्चुअल क्या होता है. देन उसके बाद हम लोग डेटाबेस के यूज केस देखेंगे. देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में RDS क्या है, उसके फीचर्स क्या है. तो सारे लेवल के बंदे का पॉइंट में यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे सारे आंसर क्लियर कर दूंगा. फ्रेशर्स के भी, जो डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे हैं, जो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, उनके भी सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा. तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डेटाबेस क्या होता है, राइट. तो डेटाबेस, अगर आपको वर्ड को क्लियर करना है तो आप डेटा को थोड़ा सा अलग करो और बेस को अलग करो. डेटा क्या होता है, फिर मैं बेस पे आऊंगा, राइट. तो फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है, राइट, और एक कंपनी है अपना बिजनेस करती है, वो किसी भी फील्ड की कंपनी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, एग्रीकल्चर की कंपनी है, कोई भी कंपनी, राइट. हर कंपनी का फोकस ये होता है कि जो भी मंथली वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट सेलिंग की या कस्टमर की या क्लाइंट्स की, तो ये इंफॉर्मेशन ही डेटा होता है, राइट. इंफॉर्मेशन ही डेटा, लाइक मैं आपके सामने जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये भी एक डेटा है, राइट. ये इंफॉर्मेशन भी क्या है, एक डेटा है. अब मैं इस इंफॉर्मेशन को जहां पर स्टोर करूंगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, राइट. तो डेटा बेस, तो डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, बेस मीन्स जहां पे आप उसे स्टोर करते हैं, राइट. तो अगर हम लोग ये देखें कि हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका टेक्नोलॉजीज नहीं थी, टेक्नोलॉजीज तो अभी आ चुकी है, कंप्यूटर्स नहीं था, लैपटॉप नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पे क्या हमारे बिजनेस नहीं हो रहे थे. बिल्कुल हमारे बिजनेस उस टाइम पे भी हो रहे थे, बट उस टाइम पे जो हमारे बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन थी उनको स्टोर करने के लिए हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्टोरेज, ऑनलाइन, इनका इस्तेमाल नहीं करते थे. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग रजिस्टर्ड के अंदर स्टोर करते थे. किसके अंदर? रजिस्टर्ड के अंदर स्टोर करते थे. तो प्रॉब्लम्स क्या थी? रजिस्टर्ड के अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो उसका आपका लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम होते थे, राइट. कि रजिस्टर्स आपको पता है कि लॉस होने के नंबर ऑफ चांसेस हैं. धीरे धीरे लोगों ने इंप्रूव किया, टेक्नोलॉजीज आई और फिर देखा गया कि लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, और हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे एक्सेल फॉर्मेट में, राइट. तो इस टाइप का हम लोग स्टोर करते थे, बट धीरे धीरे हम लोगों ने और अपने आप को इम्प्रूव किया. हम लोगों ने बोला कि यार हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अब फर्स्ट डे से हमारा बिजनेस ऑनलाइन होगा. मतलब हमारे क्लाइंट्स, हमारे यूजर्स, हमारे जो भी हैं XYZ, वो सारे के सारे हमारे बिजनेस के हमारे प्रोडक्ट को बाय करने आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन के थ्रू आएंगे और वहीं पे डेटा जनरेट करेंगे. और ऐसा कुछ हमें सिस्टम बनाना है कि सारा कुछ डेटा भी ऑनलाइन फॉर्मेट में स्टोर हो जाए, वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में. तो
फिर मार्केट में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, लाइक डेटाबेस इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हार्डवेयर हम लोग बाय करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर? जो हमें डेटा को वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक रॉ एंड कॉलम काइंड ऑफ थिंग। तो फिर ऑरेकल कंपनी ने ऑरेकल इंजन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, हमारे डीबी, बहुत सारी कंपनियों ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया जो डेटा को वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करे, जिसको हम लोग डेटाबेस इंजन के नाम से भी कॉल करते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहती है तो अपनी वेब सर्विस तैयार करती है, अपनी एप्लीकेशन सर्विस तैयार करती है, और लास्ट में लोग क्या करते हैं, अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। मतलब एक हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, देन उसके ऊपर अपना डेटाबेस इंजन डालेंगे, रॉ एंड कॉलम डेवलपर के थ्रू बनाएंगे और उसको अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। और तो इनका बिजनेस पूरा का पूरा ऑनलाइन हो जाता है। कस्टमर आता है ऑनलाइन अपना डेटा जनरेट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन। क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट में अगर कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपना डेटा जनरेट करते हैं, और बैकएंड में कहाँ जाके स्टोर है, हार्ड ड्राइव में, बट वो वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है। बैकएंड में उनका वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट कोई एक्सेल नहीं होता, वो आपका डेटाबेस इंजन ही होता है, जो मैंने आपको बताया काइंड ऑफ लाइक। बट अगर आप ये चीज ऑन प्रेमाइसेस में करते हो तो आपको डेटाबेस क्लस्टर पूरा सेटअप करना पड़ता है, हार्डवेयर आपको लगाने पड़ते हैं, उसकी हाई अवेलेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है, उसका डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग आपको करनी है, उसकी ऑटो स्कैनिंग आपको देखनी है, उसका बैकअप आपको देखना है, उसका रिस्टोर पॉइंट आपको देखना है। तो सो मैनी काइंड ऑफ थिंग आपको मैनेज करना पड़ता है कंपनी को अपने मैन पावर के थ्रू, राइट। बट एडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि आप बैकएंड का हार्डवेयर की टेंशन छोड़ दो, आप ओएस की पैचिंग की टेंशन छोड़ दो, डेटाबेस इंजन के पैचिंग छोड़ दो, टेंशन मत लो, आप इसकी ऑटो स्कैनिंग छोड़ दो, स्टोरेज की ऑटो स्कैनिंग छोड़ दो, इसका बैकअप रिस्टोर सब कुछ छोड़ दो, आपको मैं रेडी टू मूव डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या? रेडी टू मूव आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा हूँ विद इंजन्स के साथ। तो आई थिंक फ्रेशर्स लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डेटा क्या होता है, राइट, डेटाबेस क्या होता है। देन उसके बाद अब जो एडब्ल्यूएस आपको दे रहा है डेटाबेस रेडी टू मूव, इसमें हम लोग फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको एडब्ल्यूएस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट की पॉइंट आपका सीखा से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम्स होगी अंडरस्टैंड करने में या एक्सप्लेन करने में, वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। ठीक है, ठीक है। Okay, so now let's discuss what could be the advantages over using RDS versus deploying database on EC2. So the first advantage that RDS has, that RDS is a managed service. Okay. तो मैनेज सर्विसेज का मींस क्या हुआ? मैनेज सर्विसेज का मतलब ये हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि A to Z AWS मैनेज कर रहा है, उसका हार्डवेयर मेंटेनेंस, बैकअप, उसकी अपग्रेडेशंस की प्लानिंग, उसका रिस्टोर प्लानिंग, उसकी ऑटो स्कैलिंग, उसका डिजास्टर रिकवरी, उसका हाई अवेलेबिलिटी, सब कुछ AWS मैनेज कर। आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आपको रेडी टू मूव लेना है, बस यूज करना है। आप AWS में जाइए, डेटाबेस को क्रिएट करिए, आपको डेटाबेस का लिंक मिल जाएगा, उसको एक्सेस करना है, यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, दैट्स इट। आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना। इसलिए AWS आपको बोलता है कि RDS इज मैनेज बाय AWS, राइट। या कंटिन्यू। So second advantage that RDS provide is that automated provisioning and OS patching. राइट, इस पॉइंट का मतलब क्या है, राइट, कंटिन्यू है ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग द ओएस पैचिंग। मतलब डेटाबेस इंजन जहां पे भी आपका लोड होता है वो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपग्रेडेशंस है, पैचिंग है, वो सब AWS वाले करते हैं, आपको हेडेक यहाँ पे नहीं लेनी है। अगर आप ऑन प्रेमिसेस में सेटअप लगा लो तो आपको ये भी हेडेक लेनी पड़ती है, यार हमारा ओएस का पैचिंग करना, अपग्रेडेशन करना है, या डेटाबेस इंजन की पैचिंग करनी है, अपग्रेडेशन करनी है। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पे AWS की बैकएंड टीम खुद से पैचिंग, अपग्रेडेशन सब कुछ कर रहा है। या कंटिन्यू नेक्स्ट। Okay, so the third advantage that RDS provide is that you can it continue your backup. It always provide you the continue backup as well as it also restore your data according to the specific timestamp. Also monitoring the dashboard. अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग हमारा यहाँ पे भी डेटाबेस चल रहा होता है तो हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस के साथ आपको ये बहुत ज्यादा मॉनिटर आपको करना पड़ता है। यार कोई स्पेसिफिक टाइम का हमें उसका बैकअप लेना। कई कंपनी तो ऐसी होती है कि जो डेटाबेस का पूरे 24 आवर्स में 3 टाइम्स बैकअप लेती है। एक तो अर्ली मॉर्निंग 5 AM, फिर 12 बजे दोपहर को लेना है, फिर शाम को लेना है। तो ये बैकअप की मैन पावर टीम बैठी रहती है जो मैनुअल बैकअप ले रही है। यहाँ पर AWS वाले क्या बोलते हैं कि आप RDS क्रिएट करो और आपको हम बटन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बटन पे आप सेटिंग कर दो, वो ऑटोमेटिक उस टाइम स्टैम्प पे बैकअप ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको मैन पावर रखने की जरूरत नहीं है बैकअप के लिए। आप वन टाइम सेटअप करो, इसका बैकअप ऑटोमेटिक होता जाएगा। रिस्टोर भी आप ऑटोमेशन के साथ कर सकते हो। साथ में डेटाबेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी मॉनिटरिंग को लेके। अगर आप अपना ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस सेटअप करते हैं तो वहाँ पे आपको एक मॉनिटरिंग टूल लगानी, लाइक प्रोमेथियस, ग्राफाना, नागियो, सो मेनी काइंड ऑफ टूल आपको मार्केट में आते हैं जो आप यूज करते थे। उन मॉनिटरिंग टूल को मैनेज करने के लिए आपको मैन पावर की भी नीड पड़ती थी। बट यहाँ पर AWS कहता है कि इसके लिए मॉनिटरिंग टूल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हेडेक नहीं लेनी है। आप जस्ट हमारे मॉनिटरिंग टूल के डैशबोर्ड में जाओ और मॉनिटर करो, दैट्स इट। यस।
So if I talk about the another advantage of RDS is that it also used to read replicas so that you can improve the read performance. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रीड रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कई बार देखो क्या होता है कि हमारा ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर देखो दो टाइप की क्वेरी चलती है, एक रीड की और एक राइट की, राइट? तो राइट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे आईफोन खरीदना है तो मैं फ्लिपकार्ट के साइट पे गया और मैंने फ्लिपकार्ट के साइट पे बहुत सारे फोन्स को ब्राउज किया, राइट, बट मैंने बाय नहीं किया। तो मेरी जो क्वेरी फ्लिपकार्ट पे चल रही है तो वो रीड की चल रही है, राइट? अगर मैं बाय करता हूं तो बाय करने का जो प्रोसेस है वो राइट की क्वेरी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से कस्टमर आपने देखे होंगे कि जब भी कोई आपका लोग सोशल मीडिया के वेबसाइट पे जाते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 95% लोग क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं, राइट? सिर्फ रीड करके वापस आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रीड वाली ट्रैफिक जो है वो मैं राइट वाले डेटाबेस के साथ मूव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मेन डेटाबेस है वहाँ पे सिर्फ राइट की क्वेरी चले, राइट वाले ट्रैफिक से आए, और रीड के लिए मैंने डिफरेंट, तो इन्होंने रीड रेप्लिका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। अभी और भी डिस्कस करेंगे रीड रेप्लिका के बारे में। Yeah, another advantage of RDS is that it also used to set up multiple AZ, which is stand for Availability Zone for Disaster Recovery. राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला कि आप सबको पता है कि AWS के अंदर क्या होता है? रीजन्स होते हैं, रीजन्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं, जोन 1 2 3 4 5। तो ये कहते हैं कि आप जो डेटाबेस क्रिएट करोगे इसके हाई अवेलेबिलिटी के लिए, इसके डिजास्टर रिकवरी के लिए हम लोगों ने आपको डेटाबेस को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करने का फंक्शंस आपको प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको हाई अवेलेबिलिटी मिले, राइट? यस। Okay, so do you know that another advantage of RDS that it used to maintain Windows for updation. Suppose if there is any update on the Windows, so it also do. राइट, ये वही पॉइंट हो गया कि आप अपग्रेडेशंस विंडोज वगैरह ये ऑटोमेटिक करते हैं, आपको हेडेक नहीं लेनी है। Okay, so it has also another advantage is that scaling capability vertically as well as horizontally. या राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलिंग। फॉर एग्जांपल आपने AWS को बोला कि यार मुझे ना RDS चाहिए 5 क्लस्टर के साथ, राइट, 5 नोड्स के साथ हमने लिया। कल को अगर ऐसा लगता है कि यार आपका जो 5 क्लस्टर है उस पर लोड बढ़ चुका है, उसकी रैम CPU सारा फुल हो चुका है और आपके पास लोड आ गया, तो ये ऑटोमेटिक स्केल आप कर सकते हो, ऑटोमेटिक वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, राइट? यस, कंटिन्यू। So the last advantage of RDS is that storage backed by EBS. Okay. यहाँ पर ये लोग आपको RDS के साथ जो बैकएंड में स्टोरेज आपको प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में डेटा आपका स्टोरेज में ही जाना, तो ये स्टोरेज आपको GPU2 प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में I1 आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है ये GPU2 I1 जो हम लोगों ने स्टोरेज के टॉपिक में डिस्कस किया बहुत अच्छे से। तो आपके पास दोनों टाइप के फंक्शन है, आप GPU2 सेलेक्ट कर सकते हैं, I1 सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर ये। So one more thing that it also has a drawback that according to the RDS it will not going to provide you the SSH into your instances. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं भाई RDS का एक ड्रॉबैक बता दो, तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि RDS का आपको SSH नहीं मिलता, राइट? और SSH का कोई सवाल ही नहीं मिलता जब AWS आपको कमिटमेंट करता है कि सारा मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, हार्डवेयर से लेके OS पैचिंग से लेके इवन डेटाबेस इंजन का पैकेज पैचिंग भी हम कर रहे हैं, तो फिर आपको SSH की क्या जरूरत है आपको कंसोल की, राइट? और सब कुछ हम मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई नोड आपका डैमेज भी होता है इवन OS से लेके या इंजन से लेके, तो हम उसको रिकवर करते हैं। तो SSH की नीड नहीं है, बट बहुत से लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं यार SSH क्यों नहीं मिल रहा। तो आप बता सकते हो कि SSH की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं, क्योंकि सब कुछ मैनेज करें। SSH की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग में कोई इशू है, या हार्डनिंग को लेके कोई इशू है, या इंजन में कोई इशू है, इंजन का पैच अपग्रेड करना है, तो आपको SSH चाहिए ना। जब सारा कुछ AWS मैनेज कर रहा है, लाइक इंजन की पैचिंग, आपका OS की पैचिंग, उसकी हार्डनिंग, उसकी सिक्योरिटी, तो नीड नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि यार आप SSH नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, ये रीजन मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया। या कंटिन्यू। Okay, so now it's time to discuss RDS storage auto scaling. राइट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RDS स्टोरेज ऑटो स्कैनिंग, राइट है। मैंने बताया कि जो भी आपका डेटा ऑनलाइन आएगा वो डेटाबेस इंजन और सॉफ्टवेयर के थ्रू एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा तो बन जाता है, लेकिन बैकएंड में स्टोर कहाँ होना है? स्टोर आपका होना है हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो जो हार्ड ड्राइव आपको RDS में मिलेगी, इसकी स्केलिंग भी ऑटोमेटिक लोग करते हैं, राइट? क्या ऐसा लगता है कि यार आपका RDS स्टोरेज 80% फुल हो गया, तो ये स्केलिंग अपने आप कर रहे हैं। आप डेटा लाते जाओ, स्केल करते जाएंगे, डेटा कम होगा अपने आप डिक्रीज करते जाएंगे। स्टोरेज की भी स्कैनिंग करते हैं, इंस्टेंस की तो कर ही रहे, स्टोरेज की। यस। So it has some features like RDS storage has some features. The first feature is that RDS, like your database dynamically will be increase the storage. Like RDS will increase the storage of your DB instance. ये वही पॉइंट हो गया कि डायनामिकली आप इसको इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, डायनामिकली अप एंड डाउन स्टोरेज। बोल चुका मैं। Okay, so another point is that suppose if you are running out of your storage, so it will automatically increase the database free database, so it will increase ये भी वही पॉइंट हो गया जो मैंने कवर कर दिया आपके साथ।
Yes. So it will also avoid manually scaling your database ये वही storage. पॉइंट है कि आपको मैनुअली स्टोरेज को स्केल डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन जब हो रहा है तो ठीक है. So basically another feature is that you have to set the maximum storage threshold on your own. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप यहाँ पर RDS स्टोरेज पे ना थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो. यार मेरा स्टोरेज 70% फुल हो जाए तो यार इंक्रीज करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. तो ये भी फीचर आपके पास है. आप थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेट कर सकते हो स्टोरेज को. यस. Suppose if in some time if we get unpredictable workload, so at that time of moment your like application would be useful for that. राइट, ये वही हो गया कि एकदम से अगर आपके डेटाबेस पे लोड आ जाता है तो भी आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि एकदम से लोड आ गया तब भी इनकी बैकएंड टीम आपको स्टोरेज की स्केलिंग करने को दे रही है. जरूरी नहीं कि प्रिडिक्ट करके ही आप चलो, अनप्रेडिक्टेड मोड में भी आपका काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. So another feature is that like it support all type of like RDS database engine, as we have already discussed regarding the AWS database engines like MySQL, MariaDB, Postgres and another that's like. राइट, तो ये वही पॉइंट है कि आपको रेडी टू मूव जो डेटाबेस मिल रहा है इसमें इंजन कौन कौन से आपको सपोर्ट कर रहा है. तो इंजन आपको यहाँ पे सपोर्ट क्या कर रहे हैं, लाइक MariaDB आपको मिल रहा है, MySQL, PostgreSQL, राइट, Oracle, साथ में आपको Amazon का एरोरा, ये सारी चीजें आपको मिल रही है. राइट, तो आप बोल सकते हो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ रेडी टू मूव डेटाबेस में आपको ये कौन कौन से इंजन आपको दे रहे हैं, तो आपका Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL सर्वर, राइट, Amazon, सो काइंड ऑफ. ये सारा जो मैं आपको लिस्ट बोल रहा हूँ ये सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. राइट, कोई टेंशन लेने की जरूरत. यस. Okay, so now let's discuss how does the RDS read replicas for read scalability. कैन यू रिपीट अगेन. Yeah, I'm going to say that like how does RDS is going to read the replicas for read scalability. यस, तो ये वही पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया कि आप रीड वाले ट्रैफिक को रीड रेप्लिका के साइड मूव कर सकते हैं और राइट वाले ट्रैफिक को यहाँ पे तो स्केल कर सकते हैं. आप रीड रेप्लिका को भी लाइक अप टू 15 रीड रेप्लिका आप यहाँ पे लगा सकते हैं. Yeah, the same points like you can read up to 15 replicas within AZ or cross AZ cross regions. राइट, तो ये वही पॉइंट हो गया कि आपके जो रीड रेप्लिका डेटाबेस जो आप लाओगे, राइट, वो कहाँ पे ला सकते हो. सेम आपका जहाँ पे रीड राइट वाला डेटाबेस रखा हुआ है जिस जोन में, उस जोन में ला सकते हो, या फिर क्रॉस जोन में या क्रॉस रीजन में. तो ये मैटर नहीं करता. मेरा मान लो अगर रीड रेप्लिका डेटाबेस जोन 1 पे है, तो सॉरी रीड राइट वाला जो मेन डेटाबेस है वो जोन 1 के अंदर है, तो मैं चाहूँ तो रीड रेप्लिका जोन डिफरेंट जोन में रख सकता हूँ या फिर क्रॉस रीजन में भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये इससे आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ही मिलती है, डिजास्टर रिकवरी वेल प्लान मिलता है. ठीक है, कंटिन्यू. So basically it also like used to replication is basically kind of async, so that reads are eventually like consistent. राइट, ये एसिंक का मतलब यही हो गया कि आपका रीड राइट डेटाबेस है, जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगा वो आपका रीड रेप्लिका डेटाबेस के साइड मूव होता जाएगा वन साइड. तो जो भी डेटा यहाँ पे आता है वो आपका रीड रेप्लिका में ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, वन साइडेड सिंक. राइट, You can also promote your replicas to the DB. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो रीड रेप्लिका डेटाबेस है उसको आप प्रमोट कर सकते हो ऑन डीबी के साथ. ऑन डीबी मतलब कल को अगर आपका मेन जो डेटाबेस है जहाँ पे राइट की क्वेरी भी चल रही है वो अगर करप्ट होता है तो आपका जो रीड रेप्लिका के अंदर सारा डेटा पड़ा उसको आप कन्वर्ट करके वापस मेन डेटाबेस सेटअप बना सकते हो उसको. So now let's discuss what could be the use cases of read replicas. Okay, so the very first use case is that you have a production database that is taking on normal load. Okay. तो ये वही हो गया कि प्रोडक्शन डेटाबेस में जो नॉर्मल काइंड ऑफ लोड होता है ये उनको भी हैंडल करने में हेल्प कर रहा है. राइट, और देखा जाए वही है कि बहुत सारे लोग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग क्वेरी करने आते हैं रीड की और रीड के ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, तो राइट डेटाबेस पे कोई जरूरी नहीं है लोड आपका. So another like use case is that if you want to run another like workload there, so that you can use the read replicas also. You can create it. ये वही पॉइंट हो गया जो हमने कवर कर रखा है. राइट, कंटिन्यू. Another is that the production application is unaffected. ये वही हो गया कि प्रोडक्शन एप्लीकेशन को आपको इफेक्ट कुछ पड़ने वाला है नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वेल मेंटेन आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो. So another use case is that read replicas are also used for select equals to read only kinds of statement like not insert, update, delete, etc. ये वही कह रहा है कि रीड रेप्लिका के अंदर भी ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं लाइक नॉट इंसर्ट के, अपडेट के, डिलीट के काइंड ऑफ थिंग. Okay, just a second. So now we will go and discuss one thing more, that RDS read replicas network cost. नेटवर्क कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो रीड रेप्लिका आप यूज करते हो, राइट है,
तो रीड रेप्लिका की जो आपने रेप्लिकेशंस क्रिएट करो लाइक सेम जोन में या अनदर जोन में या अनदर रीजन्स में, तो इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो अगर आपका सेम जोन है तो वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता, और अगर डिफरेंट रीजन है तो वहाँ पे आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। So if I talk about like network cost of RDS read replicas, the very first is that like in AWS there is network cost when data goes from one AZ to another. So it will also going to use it. Another is that like for RDS read replicas within the same region, if there is happening along, suppose if your RDS read replicas is happening under the same region, so you don't need to pay that. ये वही पॉइंट हो गया कि आपकी रीड रेप्लिका जो है सेम रीजन्स में तो कोई आपको कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं लगा, डिफरेंट आपका वन जोन से डिफरेंट रीजन के जोन में तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉस्ट लग सकता है, राइट। तो जो भी आप रीड रेप्लिका सेटअप कर रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रीड रेप्लिका डेटाबेस एक जोन 1 के अंदर है और दूसरे जोन के साथ अगर आप कर रहे हो दूसरा जोन अगर डिफरेंट रीजन में, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट थोड़ा सा लग सकता है। क्या कॉस्ट लगेगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। बट अगर सेम में है तो कोई कॉस्ट के यहाँ पे सवाल नहीं होता, ठीक है। Now, move to another point under the RDS topic, which is like RDS multi-AZ disaster recovery. ये मल्टी एजेड डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल जोन्स में है तो आपको डिजास्टर रिकवरी मिल जाता है, एक जोन करप्ट होगा दूसरे जोन से आप रिकवरी कर सकते हो। The very first is your sync सिंक replication. एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया कि सिंकिंग चलती रहती है, यहाँ से डेटा वहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। If like suppose one DNS name is like automatic app failover to राइट, standby. वन डीएनएस नेम मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा रीड रेप्लिका रीड और राइट का डेटाबेस है, साइड में मेरा रीड रेप्लिका लगा हुआ है, तो डीएनएस नेम आपको एक ही मिलता है, राइट। वो ऑटोमेटिक बैकएंड में वो लोग फिल्टर करते रहते हैं, रीड की क्वेरी यहाँ पे ट्रैफिक, राइट की क्वेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक हैंडल करते हैं, आपको एक ही चीज लिंक मिलेगा, ठीक। So under the multi-AZ zone, it also going to increase the availability. या मल्टी एजेड जोन मतलब वही है कि आपको मल्टी एजेड जोन में अगर आपका लगा हुआ है डेटाबेस तो एक जोन करप्ट होगा तब भी डेटाबेस आपके लिए अवेलेबल है, तो वही है इंक्रीज करता है अवेलेबिलिटी को आपके। And failover in case of loss of AZ, loss of network or instance of storage failure, it will going to help you. ये वही है कि एक फेल होगा तो दूसरे से आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। And it also not going to use for scaling. It is also one of the drawback of multi-AZ under RDS. ये वही हो गया कि नॉट यूज फॉर दी स्कैनिंग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, So now one thing which I would like to discuss that is very important. The read replicas can be set up as multi-AZ for disaster recovery. ये वही है Okay. मल्टी, मैंने आपको बताया कि डिजास्टर रिकवरी में आपको हेल्प करता है मल्टी एजेड, ठीक है। Now let's discuss RDS from single AZ to multi-AZ. आरडीएस फ्रॉम सिंगल एजेड टू मल्टी एजेड, राइट। आरडीएस जब भी आप सेटअप करोगे इसका मतलब यही होगा कि आप सिंगल एजेड में इसको सेट कर सकते हो, और सिंगल एजेड सेट करने का मतलब होगा कि आपको फिर हाई एबिलिटी नहीं मिलेगा बट कॉस्ट कम हो जाता है। आप चाहो तो उसको मल्टीपल एबिलिटी जोन में सेट कर सकते हो जिसमें आपको हाई एबिलिटी डिजास्टर रिकवरी मिलता है। बट इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम सिंगल एजी टू मल्टी एजी का मतलब ये है कि अगर आपने गलती से सिंगल एजी पे सेट भी किया ना तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीपल एजी के साथ विदाउट एनी डाउन टाइम, ठीक है। Yeah, the first main thing is that under the single AZ to multi-AZ is that zero downtime ये वही है operation. जो मैंने आपको बताया कि जीरो डाउन टाइम, नो नीड टू बी स्टॉप द डेटाबेस, आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वन जो सिंगल एजेड से मल्टी जोन में लेके जाने के लिए, ठीक है। Just do one thing, just click on the modify for under the database. Okay. बस आपको सिंगल क्लिक में मॉडिफाइड करना, दैट्स इट, और भी कुछ So the following happens internally, basically under it, is that a snapshot is going to be taken. The second one is that a new DB is restored from the snapshot in a new AZ. ये वही हो गया, स्नैपशॉट के विजुअल्स आपको मिल रहा है, स्नैपशॉट को आप रिस्टोर कर सकते हो। तो ये सारे की पॉइंट्स थे, राइट। बहुत कहीं पे किसी को डिस्कस है तो आप 1-to-1 क्वेरी कर सकते हो, हमारा हेल्प डेस्क का नंबर 8595086419। और ये जस्ट काइंड ऑफ एक ओवरव्यू था आरडीएस का टॉपिक। आप सबको पता है कि AWS न्यू कंसोल के ऊपर मैंने 200 प्लस वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए हैं, और ये 200 प्लस वीडियोस का ही एक पार्ट है, लाइक आरडीएस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आरडीएस का इंट्रोडक्शन मैंने सोचा कि इस वे से आप लोगों को देना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका आरडीएस का प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो जो भी की पॉइंट्स आपके रह जाते हैं, लाइक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाई बेटर तरीके से, तो हम लोग प्रैक्टिकल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।